नमस्कार, मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनता के लिए एक नया तोहफा तैयार किया है। तोहफे का नाम है प्लास्टिक की बोतल में शराब। अब तक कांच की बोतल में पिलाते थे, कांच टूट जाता था, राजस्व का नुकसान होता था, सरकार को दुख होता था। इंसान टूटता है, उसका दुख किसी को नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसका कोई जीएसटी स्लैब तय नहीं है। तो सरकार ने सोचा बोतल बचाओ, इंसान तो वैसे भी कहाँ बचना है, वह तो आंकड़ों में समा ही जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से यह नया इंतजाम लागू होगा। 1 अप्रैल, जी हां, अप्रैल फूल का दिन। इस तारीख पर गौर करें। सरकार चाहती तो 2 अप्रैल भी चुन सकती थी, 5 अप्रैल भी, लेकिन नहीं, 1 अप्रैल चुना। शायद सरकार को भी अपने भीतर का हास्य बोध जीवित रखना है, या फिर जनता को यह याद दिलाना है कि मजाक किसके साथ हो रहा है। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह हास्य नहीं है। यह उस राज्य की सच्चाई है जहां 35% से ज्यादा लोग शराब पीते हैं और बाकी लोग आंकड़े पढ़कर चुप रहते हैं। जहां शराब से सालाना 12,500 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य है, जहां नशा मुक्ति के लिए 20 करोड़ का बजट है, यानी बीमारी से ज्यादा इलाज का विज्ञापन जरूरी है, जहां गांधी पुण्यतिथि पर शराब बिकती है, जहां हर चुनाव से पहले शराबबंदी का वादा होता है और हर चुनाव के बाद नई दुकानें खुलती हैं, जैसे वादों का भी एक्सपायरी डेट होता है। यह छत्तीसगढ़ है, डोलता छत्तीसगढ़। और अब इस डोलते छत्तीसगढ़ को कांच से प्लास्टिक में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि विकास भी हल्का महसूस हो। जहर वही रहेगा, बस बर्तन बदल रहा है, और बर्तन बदलते ही नीति भी आधुनिक लगने लगती है। बड़े बड़े लोगों के घर के बच्चे नशे में डूबे हुए, उसमें एक वीआईपी नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि का में पिए में होते? जो बोल रहे हैं अनुभव लूं। छत्तीसगढ़ भवन में 201 नंबर का कमरा स्थायी रूप से कई महीने तक के एक व्यक्ति के लिए आरक्षित था। छत्तीसगढ़ में करीब 35.6% लोग शराब पीते हैं। महिलाओं के शराब पीने के मामले में राज्य देश में 8वें स्थान पर है, यानी बराबरी का सपना यहाँ भी पूरा हो रहा है। गांव-गांव में शराब की दुकानें हैं, बच्चे देखते हुए बड़े होते हैं, बड़े होकर पीते हैं, पीकर डोलते हैं और फिर लोकतंत्र को स्थिर रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको याद है जोगी शासनकाल का दौर, जब प्लास्टिक पाउच में शराब बेची जाती थी, पानी पाउच की तरह गांव-गांव में। उस दौर को लोग आज भी याद करते हैं, कभी गर्व से, कभी शर्म से और कभी आदत से। अब फिर वही दौर आ रहा है, बस पाउच की जगह बोतल ने ले ली है, यानी प्रगति हुई है। इस प्रगति पर गर्व करना चाहिए, यह शर्म आप खुद तय करें। सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया है। चलिए एक चीज जो आपको याद दिलाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया था। जैसे हर चुनाव में एक भावनात्मक बोनस ऑफर दिया जाता है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और बाद में मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने तो आरएसएस को भी घेरा था और कहा था कि संघ के लोग रमन सरकार को शराबबंदी के लिए तैयार नहीं कर पाए। यानी शराबबंदी एक भावना नहीं, आंदोलन था, जो चुनाव परिणाम आते ही ध्यान योग में चला गया। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, आंदोलन शांत हो गया, वादा भुला दिया गया। इस देश में आदमी के पास 2 चीजें सबसे ज्यादा है, श्रद्धा और भूलने की क्षमता, और राजनीतिक दल इन दोनों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। कांग्रेस ने दोनों का भरपूर उपयोग किया। होठों पर कसम, आंखों में आंसू और मंच पर वादा, हम सरकार बनते ही शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना, भरोसा किया, वोट दिया, 69 सीटें दे दी। फिर सरकार बनी, कसम हवा हो गई, वादा फाइल में चला गया, और फाइल भी शायद किसी ऐसी अलमारी में रखी गई जहां सिर्फ चुनाव के समय ही धूल साफ होती है। शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी को गुजरात और बिहार भेजा गया अध्ययन के लिए। कमेटी गई, घूमी, खाई पी, लौटी, अनुभव समृद्ध किया, रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में लिखा शराबबंदी व्यवहारिक नहीं है, इससे तस्करी बढ़ेगी, जहरीली शराब से मौतें होंगी। यानी जनता को जहरीली शराब से बचाने के लिए सरकार उन्हें सरकारी शराब पिलाती रहेगी। यह तर्क इतना मौलिक है कि इसका पेटेंट होना चाहिए और शायद स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर भी। कमेटी की रिपोर्ट अलमारी में बंद हो गई, अलमारी में ताला लगा और शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई ताकि जनता को घर बैठे लोकतंत्र का स्वाद मिले। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, सिर्फ आधार और फोन नंबर दीजिए, शराब घर पहुंच जाएगी। जनता को इससे ज्यादा सुविधाजनक लोकतंत्र और क्या चाहिए, जहां सेवा भी है और सरोकार भी, बस दिशा अलग है। इस देश में व्यवस्था नहीं बदलती, बस उसकी खिड़की का कांच बदल दिया जाता है। यहाँ खिड़की का कांच भी नहीं बदला गया है, सिर्फ शराब की बोतल बदली गई है ताकि लगे कुछ तो हुआ है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेताओं ने भी विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की जमकर मांग की थी, जैसे विपक्ष में रहना एक तरह का नैतिक प्रशिक्षण हो। जनता ने उन्हें भी सुना, वोट दिया, सरकार बनी। 67 नई शराब दुकानें खुल गईं, कुल 800 से ज़्यादा शराब दुकानें हो गई हैं, और अब 1 अप्रैल से प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलेगी, यानी सुविधा का विस्तार जारी है। यह इस देश की राजनीति का सबसे अटल सत्य है। विपक्ष में हर नेता गांधी होता है, सत्ता में आते ही उसे शराब से राजस्व दिखने लगता है और नैतिकता बजट के साथ कटौती में चली जाती है।
दोनों पार्टियां एक ही थाली में खाती हैं बारी बारी से, ताकि लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। आइए, अब जब सरकार शराब पिला ही रही है तो थोड़ी देर के लिए सरकारी नजरिए से शराब के गुण भी समझ लें, ताकि नीति के पीछे की दूरदर्शिता स्पष्ट हो सके। शराब पीने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आदमी सामान्य अवस्था में साइकिल चलाते हुए कांपता है, 2 पैक के बाद ट्रक ओवरटेक करने की हिम्मत रखता है। यह साहस है। राष्ट्र निर्माण में साहस की बहुत जरूरत है, चाहे वह सड़क पर ही क्यों न दिखे। शराब पीने से भाषा समृद्ध होती है। एक अनपढ़ आदमी भी 2 पैक के बाद धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगता है, और श्रोता भी उतने ही आत्मविश्वास से समझने का नाटक करते हैं। बोले हुए शब्दों का अर्थ किसी को समझ में नहीं आता, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। गांव का बुधारू 2 पैक के बाद अंग्रेजी बोल रहा है, क्या यह कम बड़ी बात है? यह तो वैश्वीकरण है। शराब पीने से सामाजिक समरसता आती है। अमीर गरीब जात पात सब भेद शराब के ठेके पर मिट जाते हैं। सब एक साथ डोलते हैं। यह संभाव है। बाबा साहब का सपना था समता का, यह उसी की व्यवहारिक व्याख्या है। हालांकि संदर्भ थोड़ा अलग है। शराब दुकान के पास 2-3 लोगों को पैसे इकट्ठा कर शराब खरीदते और उसका बंटवारा करते देखा है क्या? नहीं देखा है तो कभी जाकर देखना चाहिए। पैसा मिला लेने के बाद जिस तरह का पैक का बंटवारा होता है, उस तरह का बंटवारा जमीन जायदाद के मामलों में भी हो तो भाइयों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा ही ना हो। मजाल है एक भी बूंद किसी के पैक में कम ज्यादा हो जाए, यहाँ न्यायपालिका भी फेल हो जाए। शराब पीने से पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। पति शराब पीकर आता है, पत्नी से बात करता है, बात थोड़ी तेज होती है, हाथापाई होती है, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, परिवार एकजुट होता है। यह सामाजिक सद्भाव है, या कम से कम उसका व्यवहारिक प्रदर्शन। शराब पीने से राज्य का राजस्व बढ़ता है, और राजस्व बढ़ने से सरकार खुश होती है। सरकार खुश तो राज्य खुश। इसलिए शराब पीना देशभक्ति है, देश हित है, और शायद अप्रत्यक्ष कर योगदान भी। अब थोड़ा राजस्व की कहानी भी समझ लेते हैं, क्योंकि जहां तर्क काम नहीं करता वहां आंकड़े काम करते हैं, और जहां आंकड़े काम करते हैं वहां सवाल बंद हो जाते हैं। 2017 में शराब से राज्य को लगभग 3,900 करोड़ रुपए मिले। 2023-24 में 8,430 करोड़ रुपए। 2025-26 का लक्ष्य पहले 11,000 करोड़ रखा गया, फिर इसे बढ़ाकर 12,500 करोड़ कर दिया गया। यानी 7 सालों में राजस्व 3 गुना बढ़ गया है, और समस्याएं भी शायद अनुपात में बढ़ी होंगी, पर उसका कोई ग्राफ जारी नहीं होता। होली से पहले 3 मार्च 2026 को सिर्फ एक दिन में पूरे छत्तीसगढ़ में 128 करोड़ की शराब बिकी। अकेले रायपुर में 58 करोड़ की। सामान्य दिनों में राज्य में रोज 35 से 40 करोड़ की शराब बिकती है। नए साल की रात को 2 दिन में 102 करोड़ की शराब बिकी। यह अर्थव्यवस्था नहीं, उत्सव है, और उत्सव भी ऐसा जिसमें हैंगओवर सामूहिक होता है। इस देश में जब भी कोई नई बुराई शुरू होती है तो उसे पहले जरूरत बताया जाता है, फिर परंपरा। छत्तीसगढ़ में शराब पहले जरूरत बनी, फिर परंपरा, और अब वह राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ अगर शराब से बनी हो तो उस पर खड़ी अर्थव्यवस्था की कल्पना आप खुद करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शायद यही बेहतर है। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। कांच की बोतल हटाकर पीईटी प्लास्टिक की बोतल लाने का फैसला क्यों हुआ? सरकारी तर्क है कि कांच टूटता है, परिवहन में नुकसान होता है, प्लास्टिक हल्का है, सप्लाई आसान होगी, टूट फूट का कोई डर नहीं रहेगा, प्रति पेटी 50-60 रुपए की बचत होगी। यानी बोतल बचाने की चिंता है, इंसान की नहीं, और बचत भी वहीं हो रही है जहां सबसे ज्यादा दिखती है। सरकार को अपने नुकसान की चिंता है, लोगों की जान की नहीं, और यह प्राथमिकताओं की स्पष्ट सूची है। यह सरकारी करुणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। सरकार को पता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वह शराब बेचती है। और अब यह भी पता है कि प्लास्टिक में शराब और भी खतरनाक हो जाती है, फिर भी वह प्लास्टिक में बेचेगी। इसे नीति नहीं कहते, इसे दुस्साहस कहते हैं, या फिर इसे राजस्व प्रबंधन की उन्नत तकनीक कहा जा सकता है। पर सरकार है, वह कुछ भी कर सकती है, कर रही है और करती रहेगी, जब तक सवाल पूछने वाले कम और खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे। विज्ञान की बात करें तो पीईटी बोतल में अल्कोहल रखने से एसिटाइलडिहाइड और एंटीमनी जैसे रसायन रिश्ते हैं। अल्कोहल एक विलायक है जो प्लास्टिक से रसायन तेजी से खींचता है। यानी जो शराब आप पिएंगे उसमें शराब के साथ प्लास्टिक के रसायनों का कॉम्बो ऑफर भी होगा। एक ही कीमत पर 2 नुकसान। और माइक्रोप्लास्टिक, वैज्ञानिक बताते हैं कि हम हर हफ्ते इतना माइक्रोप्लास्टिक निगल जाते हैं जिससे एक एटीएम कार्ड बन सके। यानी आधुनिक जीवन का प्लास्टिक बैलेंस बना हुआ है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से उसमें करीब 25 लाख माइक्रोप्लास्टिक कण होते हैं, और अब प्लास्टिक में शराब पीने से यह हिसाब आप खुद लगाइए। सरकार ने लगाया नहीं है या लगाया है और जानबूझकर अनदेखा किया है, दोनों में से जो भी सच है यह डरावना है और शायद सुविधाजनक भी। छत्तीसगढ़ में पहले से हर घंटे लगभग 6 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। अब 800 शराब दुकानों से रोज लाखों प्लास्टिक बोतलें निकलेंगी, खेतों में, तालाबों में, सड़कों पर, नदियों में और फिर रिपोर्टों में।
सरकार कह रही है दुकानों के पास डस्टबिन रखेंगे, रिसाइकलिंग की योजना बनाएंगे। ये वही सरकार कह रही है जो दशकों से स्वच्छ भारत का नारा देती है और सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं। डस्टबिन का वादा सुनकर मन में एक ही विचार आता है, जो आदमी 2 पैक चढ़ाकर घर जा रहा है वह डस्टबिन ढूंढेगा या घर का रास्ता। यह भी एक शोध का विषय हो सकता है। इस पूरी बहस के बीच राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एक अत्यंत वैज्ञानिक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा, प्लास्टिक बोतल में शराब पीने से कैंसर होता है या कांच की बोतल में, इसका अनुभव उन्हें नहीं है। वे अनुभव लेंगे और फिर जानकारी साझा करेंगे। यानी नीति निर्माण अब फील्ड ट्रायल पर आधारित होगी। सुन तो, ये प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि का में पिए में होते? बोलते हैं पर्यावरण, बोला तो ये कर अनुभव ही नहीं है। पर्यावरणविद जो बोल रहे हैं, अनुभव लूं। रुकिए, यह वक्तव्य पढ़कर घबराइए मत। यह वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक है। मंत्री जी इंपिरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। वे खुद प्रयोगशाला बनेंगे। पहले कांच की बोतल में पिएंगे, फिर प्लास्टिक में, फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर जनता को बताएंगे। यह समर्पण है, त्याग है, जनसेवा का उच्चतम रूप है, जिसमें रिस्क भी पब्लिक का और अनुभव भी पब्लिक के नाम। भारतीय राजनेता में एक अद्भुत गुण होता है, वह हर बात को व्यक्तिगत अनुभव से सीखना चाहता है, चाहे इसके लिए जनता को कितना भी भुगतना पड़े। मंत्री जी इसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और परंपरा यहाँ भी निभाई जा रही है। 30 जनवरी को मुझे गांधी जी की बहुत याद आ रही थी। 30 जनवरी यानी गांधी पुण्यतिथि, वह दिन जब बापू को गोली मारी गई थी और विचारों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा शुरू हुई थी। उस दिन छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुली रहीं ताकि श्रद्धांजलि का स्वरूप आधुनिक बना रहे। पहले यह दिन ड्राई डे की सूची में था, फिर सरकार ने 3 ड्राई डे, गांधी पुण्यतिथि, होली और मुहर्रम को सूची से हटा दिया। यानी परंपराओं का भी रिव्यू होता है। गांधी जी ने पूरी उम्र शराब का विरोध किया। उनकी मौत के दिन शराब भी की। इसे आप विडंबना कह सकते हैं, इसे आप विरोधाभास भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार इसे राजस्व की जरूरत कहती है और जरूरत हमेशा आदर्शों से बड़ी होती है। होली पर सरकार ने पहले शराब दुकानें खुली रखने का फैसला किया, भारी विरोध हुआ, तब सरकार ने फैसला वापस लिया। यानी नीति जनता की आवाज से नहीं, उसकी आवाज की तीव्रता से तय होती है। मतलब जब तक जनता ना बोले सरकार बोलती नहीं, और जब जनता बोले सरकार मान लेती है, बशर्ते शोर पर्याप्त हो। तो सवाल यह है, सरकार को पहले ही क्यों नहीं पता था कि होली पर शराब बेचना उचित नहीं? पता था, बस राजस्व का लालच था, और लालच अक्सर ज्ञान से तेज दौड़ता है। इस देश में सरकार वह करती है जो उसे करना चाहिए, फिर विरोध होने पर वह नहीं करती, और इसे लोकतंत्र कहती है। हालांकि अभी का दौर चोरी और सीनाजोरी का दौर है। सरकार अपना फैसला वापस नहीं भी लेती तो जनता क्या ही कर लेती। जनता ने 5 साल के लिए कुर्सी दे दी है, इससे पहले तो वह नीचे नहीं उतार सकती, और यही लोकतंत्र की समयबद्ध मजबूरी है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के बजट में सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। साथ ही शराब से 12,500 करोड़ कमाने का लक्ष्य है। यानी बीमारी और इलाज का अनुपात भी सरकारी सोच के अनुरूप है। 67 नई शराब दुकानें खुली हैं। यह बजट का गणित नहीं है, यह एक पूर्ण व्यापार मॉडल है, और इसे समझना कठिन नहीं है, बस स्वीकार करना कठिन है। पहले शराब बेचो, फिर शराब पीने से बीमार हुए लोगों का इलाज करो। पहले नशेड़ी बनाओ, फिर नशा मुक्ति केंद्र खोलो। एक ही थाली में पकाओ और परोसो भी, ताकि सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार ने जो नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं उनमें वीवीआईपी नशा केंद्र भी होने चाहिए। बड़े रईसों के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में 201 नंबर कमरा स्थायी रूप से कई महीनों से एक व्यक्ति के लिए आरक्षित था। वह अपना नशे का इलाज करा रहा था। यानी सुविधा हर वर्ग के लिए उपलब्ध है, बस स्तर अलग अलग है। उन्होंने कहा वीवीआईपी के बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं और आम आदमी के बच्चे आंकड़ों में। उन्होंने क्या बोला, आप भी सुने। नशा मुक्ति केंद्र जो खोले हैं उसमें एक वीआईपी नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली मेरा अक्सर आना जाना होता रहता है। छत्तीसगढ़ भवन में 201 नंबर का कमरा स्थायी रूप से कई महीने तक के एक व्यक्ति के लिए आरक्षित था। हम लोग जाते थे तो वहाँ मिलता था, उसके बाद बोलते थे कि नहीं ये आरक्षित है। मैं बोला यहाँ तो कोई नहीं है, तो किसी के लिए आरक्षित हो, इलाज करवा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं उसको। तो यहाँ वीवीआईपी के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक और अध्याय है, और यह अध्याय उन्हीं के शासनकाल का है जिसे अक्सर फुटनोट में डाल दिया जाता है।
2019 से 2023 के बीच जब कांग्रेस सरकार शराबबंदी का वादा भूल चुकी थी और शराब बेचने में व्यस्त थी, तब एक सिंडिकेट भी काम कर रहा था ताकि व्यवस्था में विविधता बनी रहे। नकली होलोग्राम वाली बोतलें सरकारी दुकानों में बिकती थीं। होलोग्राम नकली था, मतलब शराब भी ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन राजस्व असली था। प्रति पेटी 75 रुपए का कमीशन लिया जाता था। करीब 3200 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ। यह हम नहीं, ईडी कह रही है, और ईडी की बातें अक्सर फाइलों में ज्यादा और सड़कों पर कम दिखती हैं। ईडी की चार्जशीट में खुद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को मास्टरमाइंड बताया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, कारोबारी सब इसमें शामिल थे। जनता शराब पी रही थी, नेता उसी शराब का पैसा डकार रहे थे और व्यवस्था इसे संतुलन कह रही थी। भ्रष्टाचार इस देश में अब कोई अपवाद नहीं रहा, यह नियम बन गया है, और जो नियम बन जाए वह अपराध नहीं रहता, बस प्रक्रिया बन जाता है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले ने इस बात को एक बार और साबित किया है। प्लास्टिक बोतल में शराब की इस नई नीति ने एक और समस्या खड़ी की है। कांच की बोतल बनाने वाले, साफ करने वाले और उससे जुड़े काम करने वाले मजदूर और छोटे उद्योग सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि विकास हमेशा किसी न किसी को विस्थापित करता है। वे विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। जब शराब की सप्लाई और राजस्व के बीच चुनाव हो तो मजदूर की रोजी का नंबर बाद में आता है या कभी कभी सूची में आता ही नहीं। इस देश में गरीब आदमी की तकलीफ तब तक मुद्दा नहीं बनती जब तक कोई बड़ा आदमी उसे अपने राजनीतिक हित के लिए उठाने लायक ना पाए। कांच उद्योग के मजदूरों की तकलीफ फिलहाल किसी के राजनीतिक हित में नहीं है, इसलिए वह सिर्फ खबर है, मुद्दा नहीं। चलिए फिर आते हैं शराब पर। शराब राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है और आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए। राज्य के स्कूलों में शिक्षक हो ना हो, अस्पतालों में डॉक्टर मिलें ना मिलें, नल में पानी आए ना आए, सड़क बने या ना बने, लेकिन शराब की दुकान में शराब जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। क्योंकि शराब की सप्लाई चेन डगमगाई तो अर्थव्यवस्था डगमगाती है, और अर्थव्यवस्था डगमगाई तो सरकार डगमगाती है, और सरकार तो डगमगानी नहीं चाहिए। इसलिए शराब की सप्लाई चेन दुरुस्त होना चाहिए, चाहे बाकी कुछ भी डगमगाए। शराब पीकर लिवर सिरोसिस से भी जो आदमी मरता है, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होता या समय पर नहीं होता। जो बच्चा शराबी बाप के घर में डर के साए में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई सरकार नहीं देखती। जो महिला हर रात पीटी जाती है, उसकी सुनवाई थाने में नहीं होती। ये खर्च किसके खाते में जाते हैं? राजस्व के आंकड़ों में तो नहीं जाते, समाज के जख्मों में जाते हैं, लेकिन जख्मों का कोई बजट नहीं होता और ना ही उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। परसाई जी ने लिखा था, इस देश में सबसे बड़ा खतरा वे लोग नहीं हैं जो बुराई करते हैं, सबसे बड़ा खतरा वे हैं जो बुराई देखते हैं, समझते हैं और फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि चुप रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। छत्तीसगढ़ में हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2017 में 3,900 करोड़ देखा, चुप रहे। 2024 में 8,430 करोड़ देखा, चुप रहे। शराबबंदी की कसम देखी, चुप रहे। शराब घोटाले में 3,000 करोड़ की लूट देखी, चुप रहे। गांधी पुण्यतिथि पर शराब बिकती देखी, चुप रहे। और अब 1 अप्रैल को प्लास्टिक की बोतल में शराब आएगी, हम वह भी देखेंगे और शायद चुप रहेंगे, क्योंकि आदतें भी परंपरा बन जाती हैं। हमारी चुप्पी ही सरकारों की ताकत है। अगली बार चुनाव आएगा, नेता माइक थामेगा, आंखों में आंसू होंगे और वह कहेगा, सरकार में आते ही हम शराबबंदी करेंगे। और यह वाक्य इतना जाना पहचाना लगेगा कि नया भी लगेगा। और जनता ताली बजाएगी, क्योंकि इस देश में सबसे सस्ती चीज वादा है, जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, और सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बार बार खरीदा जा सकता है। छत्तीसगढ़ को डोलता छत्तीसगढ़ कहते हैं। पहले कांच की बोतल में डोलते थे, अब प्लास्टिक में डोलेंगे। बोतल हल्की होगी, डोलना भारी होगा। और व्यवस्था हमेशा की तरह बेशर्मी से सीधी खड़ी रहेगी, एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में नशा मुक्ति का बैनर लिए, ताकि संतुलन बना रहे, कागज पर भी और भाषण में भी। नमस्कार।